तो हाँ एवरीवन, बेसिकली असेसमेंट प्रोसीजर इज़ द चैप्टर इन डीटी जहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हमेशा जाता ही है। और अगर इसका हम डिटेल में रिवीजन करें तो रिवीजन वीडियो ही अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के आसपास बनता है और 1 घंटे के आसपास क्वेश्चन। बट माई प्लान इज़ दैट कि इसको मिनिमम से मिनिमम टाइम में, बिकॉज एग्जाम्स आर वेरी नियर, तो आपके एग्जाम में आप जो भी पूछा जाए वो आप कर पाओ, ऐसा कुछ करा दूँ। ठीक है, मोस्टली 1 आवर के अंदर विद क्वेश्चंस। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको ज़्यादा स्पीड में मत बढ़ाइएगा। इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जहाँ से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एंड बड़ा ही इजी सा प्रोसीजर है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, तो ध्यान से सुनते रहना। ठीक है। जो भी आप जिस भी फैकल्टी के आज तक नोट्स रेफर करते आए वही आप नोट्स रेफर करो, और बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ। और ये कुछ क्वेश्चन की लिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, इनको एक बार मैं कराऊंगा। ये आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है? www.akgclasses.com पे अगर आप जाओगे वहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर मिल जाएगी। कैसे? www.akgclasses.com अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले तो है ना, ये एक ऑफिसर्स की रैंक दे रखी है। इसके अंदर मेनली दो चैप्टर कवर्ड है, इनकम टैक्स अथॉरिटी और आपका रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट प्रोसीजर वाला पार्ट पूरा इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये इनकम टैक्स अथॉरिटी अगर आप बुक खोलोगे, मैंने तो सारा सोर्स मॉड्यूल से यूज़ किया है, मॉड्यूल भी मेरा खुला हुआ ही है। तो उसके अंदर देखो ये रैंक ऑफ ऑफिसर्स होती है, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर होता है प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये चारों तो हो जाते हैं आपके सीनियर ऑफिसर्स, ये चारों तो हो जाते हैं आपके सबसे सुपर सीनियर ऑफिसर्स। फिर उसके बाद आता है एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर। वैसे एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के पास पावर्स लगभग लगभग सेम ही होती है, एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर के पास, लेकिन एडिशनल कमिश्नर की रैंक ऊपर होती है। फिर डिप्टी कमिश्नर ऑब्लिक असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, और फिर आईटीओ, ये होते हैं एओ। ठीक है, ये होते हैं एओ। एक्चुअल में जितनी भी कैलकुलेशन वगैरह होती है यही सब करते हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं वो एओ करते हैं मतलब। और ये जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं तो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होते हैं। कुछ बड़े काम करवाने हो, सर्वे का नोटिस दिलवाना हो, सर्च का नोटिस दिलवाना हो, तो आप इनसे परमिशन लेंगे। ठीक है, कोई लॉस रिटर्न है और उसको आपने टाइम पे नहीं भरा और आपके पास जेन्युइन रीजन है, तो आप इनसे परमिशन ले सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये तो हो गए मतलब सीनियर लेवल के लोग हो गए। ये आपका एओ के अंदर ये लोग आते हैं, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर और आईटीओ। ठीक है, ये जो एओ कैसे बनते हैं, ये यूपीएससी के एग्जाम से बनते हैं, कह रहे हमें इससे कोई मतलब है नहीं। फिर नीचे आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। ये नीचे के ऑफिसर होते हैं जो एसएससी का पेपर देके बनते हैं। तो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन लोगों के अंडर में काम करता है एओ के में, और सीनियर ऑफिसर्स को गाइडेंस मिलती रहती है एओ से, सॉरी एओ को गाइडेंस मिलती रहती है सीनियर ऑफिसर से। तो ये जो चेन है ना, इसको एक बार आपको पता होना चाहिए, या जिसकी भी आप बुक रेफर कर रहे हैं उसके अंदर भी आपको चेन मेरे ख्याल से देखने को मिल जाएगी। मॉड्यूल के अंदर भी एज इट इज यही चेन है, मैंने तो मॉड्यूल से उठाई है। ठीक है जी। अब सबसे पहले आता है सर्वे, सर्वे अंडर सेक्शन 133A। अभी सर्वे के अंदर क्या है देखो, पहली बात तो आप ऐसे ही किसी का सर्वे नहीं कर सकते कि भाई रास्ते से जा रहा था, मजा आया इसको देख के, चलो इसका सर्वे कर देता हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसे सर्वे नहीं कर सकते आप। आपको सीसीआईटी या उससे सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब चीफ कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो कितना ऊपर के लेवल से परमिशन आपको लेनी पड़ रही है। ऐसे ही किसी का आप सर्वे नहीं करते हो कि ऐसे चलते फिरते किसी का सर्वे कर दिया। और सर्वे के अंदर आप मेनली क्या कर सकते हो, देखो सर्वे कर रहे हैं हम, यहाँ पे कोई रेड नहीं डाल रहे। जीएसटी के अंदर भी आपने देखा था कि भाई इंस्पेक्शन कर रहे हैं, एक तो अपन सेक्शन नंबर 67 में, फिर इंस्पेक्शन के बाद सर्च एंड सीजर होता था। ठीक है, और इंस्पेक्शन भी अपन जीएसटी में ऐसे नहीं कर देते थे, रीजन टू बिलीव होना चाहिए था तभी इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चलते फिरते ऐसे सर्वे नहीं कर दोगे, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सीनियर ऑफिसर से। और आप सर्वे के अंदर मेनली बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, आप उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, बुक्स पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकते हो, उस पर्सन से कुछ पूछ भी सकते हो, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो। ये सब आप काम कर सकते हो। सर्वे सर्वे कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको डराओगे धमकाओगे, बिल्कुल नॉर्मली आप बुक्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। और बिजनेस आवर्स के अंदर ही आप उसके जाओगे, ऐसे नहीं कि रात को 2:30 बजे सर्वे का मन कर गया, चलो आओ एक बार तुम्हारा सर्वे करते हैं। अरे क्या कर रहा है भाई, बिजनेस आवर्स के अंदर ही जा सकते हो आप सर्वे करने।
क्योंकि भाई बिजनेस खुला होगा तभी तो करेंगे सर्वे। अब मान के चलो किसी में बिजनेस आवर्स ही रात के होते हैं, नाइट शिफ्ट चलती है, तो फिर रात को भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सर्वे का बड़ा सिंपल सा काम था। अपन ने क्या देखा कि भाई बिजनेस आवर्स में जा सकते हो आप, और अगर आप किसी के इनकेस घर पे जा रहे हो, वैसे इतना काम का नहीं है पर सुन लो, किसी के घर पे अगर आप जा रहे हो तो आप क्या करोगे, सनराइज के बाद और सनसेट से पहले पहले ही जा सकते हो सर्वे करने। ठीक है जी। आगे देखो, इतना अपन ने देखा, आप लोगों की बुक में भी होगा, मॉड्यूल में भी होगा, मैं तो मॉड्यूल से पढ़ सोर्स रेफर किया। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए इनको नोट्स ही बना के आपको दे देंगे। ठीक है, मैं डीटी का कोई बैच नहीं है, बस मेरा आईडीटी ही पढ़ाता हूँ। तो इतने सारे बच्चे बैच में, तो उन्होंने कहा कि सर डीटी में इन चैप्टर्स में तकलीफ है, तो उनके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को भी यूट्यूब पर डाल देता हूँ। आगे आते हैं सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर क्या बोलता है साहब? सर्च एंड सीजर का मतलब होता है रेड। जीएसटी के अंदर भी सर्च एंड सीजर होती है। ठीक है, आपने मूवीज में भी देखी होगी सर्च एंड सीजर। बहुत तरह के डिपार्टमेंट होते हैं जो सर्च एंड सीजर करते हैं, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड होती है, तो उसमें अपन ने पूरा प्रोसीजर देखा था कि आईडी कार्ड होना चाहिए, वो सब होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी सर्च एंड सीजर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की भी होती है, ईडी की भी होती है, इनकम टैक्स की भी होती है, सबकी अपनी अपनी सर्च एंड सीजर होती है। तो अब इनकम टैक्स की सर्च एंड सीजर कहाँ पे होती है? सेक्शन 132 के अंदर सर्च होती है। अब पहली बात तो सर्च ऐसे नहीं कि आओ तुम्हारा सर्च करने का मन कर रहा है तुम्हारी सर्च कर दें, ऐसे नहीं हो सकता। आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए। रीजन टू बिलीव होगा, जीएसटी में भी हमने देखा था कि रीजन टू बिलीव होगा तभी आपका सर्च एंड सीजर हो सकता है, ऐसे चलते फिरते आप किसी का सर्च एंड सीजर नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि आपको सीआईटी कमिश्नर या उससे ऊपर की रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो देखो, सर्वे के केस में तो सीसीआईटी या उससे ऊपर से लेनी पड़ेगी, और सर्च के केस में सीआईटी या उससे ऊपर की केस उससे ऊपर के ऑफिसर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और उससे हायर रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, तभी आप ऑल दो डिपार्टमेंट चाहे सीबीडीटी चाहे तो असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह एडिशनल डायरेक्टर वगैरह को भी नोटिफाई कर सकता है, लेकिन वो आप ध्यान में मत रखो, आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ध्यान में रखोगे तो भी हो जाएगा। रीजन टू बिलीव होना चाहिए। अभी क्यों क्यों मतलब क्यों किसी क्या रेड पड़ रही है? तो देखो इन्होंने क्या बोला, ये क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का, तीन ही पॉइंट है वैसे तो बेसिकली इसमें, लेकिन ध्यान में रखना ये 3 पॉइंट लिख रखे ना। पर्सन टू हुम समन, किसी को समन बुलाया, पूछताछ के लिए बुलाया, वो गया ही नहीं, तो डिपार्टमेंट क्या कर देगा, बोले आपको हमने पूछ रहे थे, बुला रहे थे, आप आ ही नहीं रहे, तो हम आपके पास आ गए, अब आप एंजॉय करो। तो समन दिया, आप गए नहीं उनके पास, तो सर्च हो सकती है। नोटिस आया आपके पास 142 का, अभी 142 का भी हम नोटिस देखेंगे। 142 का नोटिस होता क्या है? बेसिकली 142 का नोटिस ये होता है, 142(1) का नोटिस, कि भाई डिपार्टमेंट आपसे कुछ चीजें पूछ रहा है। ठीक है, आपका डिपार्टमेंट असेसमेंट करना चाहता है, उससे पहले कुछ पूछ रहा है। भाई अगर 142 का नोटिस आया है ना, इसका मतलब डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजने से पहले, मेन 142 का नोटिस मतलब कि असेसमेंट से पहले आपसे डिपार्टमेंट कुछ पूछ रहा है। या तो आपने रिटर्न नहीं भरी तो डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि भाई क्यों नहीं भरी, आपसे डिपार्टमेंट को कुछ डाउट है तो डिपार्टमेंट आपकी बुक्स मंगा सकता है। ठीक है, आपसे कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है 142(1) के अंदर। तो 142(1) का नोटिस भी आसान नहीं है, इसको ऐसे मत लेना कि अरे कुछ भी नहीं है। वो उस जो आप रिप्लाई करोगे ना उसी के बेसिस पे असेसमेंट करेगा वो। तो 142 का भी अपन देखेंगे, 142 का नोटिस, 142 का नोटिस आया और आपने कुछ किया ही नहीं, आपसे बुक्स मांगे थे, आपसे डॉक्यूमेंट मांगे थे, आपने दिए ही नहीं, आपको समन दिया, आप गए ही नहीं, तो डिपार्टमेंट आपको क्या कर सकता है? सर्च कर सकता है आपके यहाँ। ठीक है, डिपार्टमेंट को लगा कि अगर हम आपको 131 या 142 का नोटिस भी दे देते ना, तो भी हमें श्योर है कि आप आते ही नहीं या बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देते। ठीक है, भाई मेरे को पता है अगर मैं उसको जाके अप्रोच भी करूं तो भी मेरे को पता है कि वो ना ही करेगी, तो डिपार्टमेंट कह रहा है भाई अगर हम तुम्हें दे भी देते, हम इतने श्योर है, ऑलरेडी हमने को पता है कि तुम्हारे बारे में हमारे को मालूम है तुम्हारी हिस्ट्री कैसी है, अगर तुम हमें दे भी देते, हम तुम्हें नोटिस भी दे देते ना, तो भी तुम कुछ नहीं करने थे। तो ये रीजन टू बिलीव है स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे नहीं कि ऑफिसर अपने मन में मान लेगा, उसके पास पास्ट डेटा है साहब, कि पास्ट में भी आपका यही ट्रेंड चला आ रहा है। थर्ड, अनडिस्क्लोज मनी, डिपार्टमेंट के पास स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव है कि आपके पास अनडिस्क्लोज मनी है। ठीक है, ज्वेलरी वगैरह है, अदर आर्टिकल्स हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव है। ठीक है, ऐसे किसी के कहने वहने से नहीं, पर प्रूफ है, मतलब डिपार्टमेंट के पास कि आपके पास ऐसा है, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, आपके यहाँ रेड डाल सकता है। ठीक है, पहले के जमाने में तो क्या होता था, 50 साल पहले, 40 साल पहले, किसी के कहने पे कि फलाना फलाना के घर पे इतना पैसा है, कई बार रेड डाल दी थी, वो गलत था बेसिकली किसी के कहने पे। अभी आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव होना चाहिए। आगे देखो, अभी जब आपके यहाँ सर्च पड़ रही है तो लॉ ये
प्रिज्यूम करेगा, क्या प्रिज्यूम करेगा कि आपके यहाँ जो भी बुक्स या डॉक्यूमेंट पाए गए ना वो आप ही के हैं, ठीक है। मतलब किसी किताब में लिखा हुआ हो कि 50 लाख रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो वी विल अज्यूम दैट दिस इज रिटन करेक्टली, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी बुक्स में लिखा हुआ है वो सही लिखा होगा, ये बेसिक अजम्पशन होगी अपनी, ठीक है, सर्च के टाइम पे। और अगर आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी किसी की हैंड राइटिंग में कुछ मिला, किसी के सिग्नेचर है, तो माने जाएंगे कि वो सही है सिग्नेचर, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान के चलो किसी के यहाँ सर्च हुई, ठीक है, मान के चलो किसी के यहाँ पे सर्च हुई, रिया के घर पे रेड डल गई साहब, ठीक है। अभी कुछ ऐसी चीजें मिली, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि रिया के तो नहीं थे, लेकिन राहुल से रिलेटेड थे। वो साफ साफ समझ में आ रहा था देख के कि ये रिया की बुक्स नहीं है, रिया के डॉक्यूमेंट नहीं है, राहुल के हैं। अभी सपोज करो रिया तो रहती है दिल्ली, राहुल रहता है चेन्नई। अभी दिल्ली का जो एओ था ना, उसने रिया के घर पे रेड डाली और बोला यार ये जो बुक्स मिले हैं इन डॉक्यूमेंट से तो अनडिस्क्लोज इनकम दिखाई देती है राहुल की, पर राहुल तो चेन्नई का है, तो वो अब चेन्नई वाले एओ को वो वाले बुक्स ऑफ अकाउंट हैंड ओवर कर देगा दिल्ली वाला एओ। वो बोलेगा देखो रिया को तो हम देखते हैं, आप राहुल को देखो। तो इफ एओ फाउंड एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एनी अदर पर्सन, देन एओ शैल हैंड ओवर बुक्स असेट टू एओ हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर सच पर्सन। जो दूसरा एओ है ना, उसको वो दे देगा कितने दिनों में, विद इन 60 डेज, जब से सर्च खत्म हो जाएगी उसके 60 दिनों के अंदर। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कितने दिन में देगा, 60 डेज के अंदर दे सकता है। 60 डेज के अंदर वो दूसरे एओ को अपना बता देगा कि साहब ये राहुल बंदा है, हमने रिया के यहाँ रेड डाली थी और उसके ऐसे मिला, ठीक है। आगे देखो, अभी पॉइंट ये है कि जैसे मान के चलो कि सर्च हो गई, रेड डल गई, डिपार्टमेंट वाले आपके सारा सामान उठा के ले गए, आपके सोने के ऑर्नामेंट्स ले गए, आपके ये ले गए, सब ले गए। लेकिन आपने डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन फाइल करी जब से रेड डली उसके 30 डेज के अंदर, जब से रेड डली उस महीने, सपोज करो जुलाई में रेड डली, 15 जुलाई को रेड डली, 15 जुलाई का जो महीना है ना, मतलब 31 जुलाई, वहां से 30 डेज के अंदर, जिस महीने में रेड डली उस महीने के आखिरी दिन से 30 डेज के अंदर, ठीक है, उस महीने के आखिरी दिन से 30 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा। सपोज करो कि किसी के यहाँ पे रेड डली और XYZ सामान उठा के ले गए और वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है कि मैं आपको बता देता हूँ ना कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, देखो साहब मैंने रिटर्न भर रखी है। सपोज करो कि मेरे घर पे रेड डली, अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर पे रेड डली और 70 लाख 80 लाख रुपए का सोना मिला, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो भाई मैंने रिटर्न नहीं भरी, लेकिन मेरे फादर ने भरी है, मेरे फादर ने मुझे दिलाया था, मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था, ये देख लो आप उनके रिटर्न। तो अगर मैं प्रूव कर देता हूँ, उसका सोर्स बता देता हूँ, और मैं एप्लीकेशन मुझे फाइल करनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच असेट वाज सील्ड, मैं उनका नेचर और सोर्स बता देता हूँ कहां से आया, तो एओ उस असेट को छोड़ देगा 120 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ सर्च, जब से सर्च का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा ना उसके 120 दिन के अंदर। तो एप्लीकेशन तो मुझे 30 दिन में फाइल करनी है और एओ को 120 डेज के अंदर ऑथराइजेशन ऑफ सर्च, तो 120 डेज, समझना मेरी बात ध्यान से, 30 डेज के अंदर हमें अप्लाई करना है जिस महीने के एंड से जब असेट सीज हुई थी, और एओ 120 डेज के अंदर रिलीज कर देगा। 120 डेज कहां से, जब से सर्च वाला सारा प्रोसीजर काम खत्म हो जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ सर्च। तो आप बस ये एग्जैक्ट वर्ड ही ध्यान में रखो, ठीक है। अभी डिटेल में समझाऊंगा लेकिन अभी समय नहीं है समझाने का, ठीक है, तो अब इतना ध्यान में रखो। तो कुल मिला के अभी तक हमने रेड में क्या क्या देखा। रेड में हमने देखा कि देखो डिपार्टमेंट कमिश्नर या उससे ऊपर की रैंक से परमिशन लेगा तभी रेड डलेगी। रीजन टू बिलीव होना चाहिए, चलते फिरते ऐसे किसी के रेड नहीं, आपको समन भेजा था आप प्रोड्यूस नहीं हुए, 142(1) का नोटिस भेजा था आप आए नहीं। अगर हम आपको मान के चलो हमने नहीं भी दिया नोटिस, पर आपकी पुरानी हिस्ट्री ऐसी है कि दे भी देते तो भी आप कुछ नहीं उखाड़ लेते, हमारे पास रीजन टू बिलीव है कि आपके पास काला धन पड़ा हुआ है घर पे आपके, ठीक है, घर पे बिजनेस में कहीं पे भी तो रेड डल सकती है। रेड में वो आपके बिजनेस में भी आ सकते हैं, घर में भी आ सकते हैं, आपके व्हीकल में भी आ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, वो जहां उनको सही लगे, रेड में वो कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। सर्च देखो, एक तो होता है सिंपल सर्वे, सर्वे इज नॉर्मल, एक होता है सर्च एंड सीजर, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। सर्च एंड सीजर में, सर्वे में तो नॉर्मल आपसे बहुत लीनियंट तरीके से पेश आते हैं वो, रेड में तो कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसे मारा तोड़ी नहीं करते पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि लॉ ये अज्यूम करेगा कि जो भी बुक्स वगैरह मिली है वो आप ही की हैं और ये सब ट्रू माना जाएगा, और किसी दूसरे पर्सन का डेटा मिल गया तो उस एओ को दे देंगे हम 60 दिनों के अंदर। और अगर आप बोलते हो कि भाई जो भी मेरा सामान लेके गए उसमें से कुछ सामान ऐसा है जो कि 1 नंबर का सामान है, 1 नंबर का मतलब जिसपे अपन टैक्स भर चुके थे, तो आप उनको एप्लीकेशन फाइल करो 30 डेज के अंदर,
जिस भी महीने में वो असेट लेके गए थे उस महीने के एंड से 30 डेज के अंदर, और ये वो आपको 120 डेज के अंदर वो सब लौटा देगा। मेरे ख्याल से इतनी चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने देख लिया आपका सर्च वाला प्रोविजन। आगे देखो, आगे मैंने नोट इस चक्कर में नहीं बनाया, मैं दे दूंगा वैसे आपको इनका, तो चाहे तो आप फोटो ले सकते हो, मेरे ख्याल से हेल्पफुल रहेंगे। और आगे मैं बना के दे दूंगा, पर मेरे को मॉडल से दिखवाना था मेनली, और आप अपना जो नोट्स रेफर कर रहे हो वो कर लो, ठीक है। कुछ भी नहीं है, नोट्स बनाने में 2 दिन लगेंगे, मैं सब दे दूंगा आपको, ठीक है। जो लोग भी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, उनके लिए तो किताब ही बना देंगे, ठीक है। तो इनका आप फोटो लेते चलना, एंड में आई विल, ठीक है, तो आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अब अपन सुनते रहना आप ध्यान से। रिटर्न फाइलिंग वाले प्रोसीजर पे आ जाते हैं। सेक्शन सेक्शन आपका 139। अभी जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते रहना, जो जो काम करना ही है मैं बताता रहूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, ये देख लेना। आईसीआई पे अपन गए, जस्ट अ सेकेंड। अब देखना साहब, एज इट इज मॉड्यूल बढ़िया मॉड्यूल बना रखा है, लेकिन बस फालतू की चीजें ज्यादा हैं, तो उसको एक साथ एक जगह अपन समअप करें तो 20 पेजेस के नोट्स बन सकते हैं बस, ठीक है। अभी सुनना मेरी बात ध्यान से, कि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, ठीक है, ये एमटीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, एमटीपी नवंबर 22, नवंबर 23 एमटीपी का, और आरटीपी मई 23 का क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी। अब देखो पॉइंट नंबर 3 में देखो, ये 4 देखो, XYZ प्राइवेट लिमिटेड विच हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 95,000 टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा प्रोविजन है जो अभी आप देखोगे कि अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपका बिजली का बिल है, 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपका साल भर का बिजली का बिल है, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है कंपलसरी। पर भाई 1 लाख रुपए से कम है, पर ये तो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको तो कंपलसरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को। तो फोर्थ वाले पॉइंट में अपन ने क्या लिखा देखो, क्या कंपनी हैज टू मैंडेटरी फाइल इट्स रिटर्न। उससे फर्क नहीं पड़ता कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल है या नहीं, ठीक है। तो अभी किन किन लोगों को कंपलसरी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को तो करनी पड़ती है। उनके अलावा हमने क्या बोला कि भाई अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, तो उसका जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना, जो ग्रॉस टोटल इनकम है, अगर वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, ग्रॉस टोटल इनकम बोल रहा हूं बिफोर डिडक्शन, अगर वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा उनको, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है उनका ग्रॉस टोटल इनकम। आगे देखो और किन किन लोगों को करनी पड़ेगी, फिर कुछ कुछ स्पेसिफिक पर्सन दे रखे हैं कि भाई अगर आपके, अब सुनते रहना बस फटाफट मेरी बात, अगर आपने अपने करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किए, मोर देन 1 करोड़ रुपीज डिपॉजिट किया अगर आपने अपने करंट अकाउंट के अंदर, आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा, करंट अकाउंट में तो मोर देन 1 करोड़ है, सेविंग बैंक अकाउंट में एग्जैक्ट 50 लाख और मोर देन 50 लाख रुपीज आपने जमा करे, आपका बिजनेस का टर्नओवर था 60 लाख रुपए। अब आप बोलोगे सर मोर देन 60 लाख रुपए अगर हमारे बिजनेस का टर्नओवर है, तब तो हमको भरनी पड़ेगी ना, हमारी इनकम तो ज्यादा हो गई। देखो भाई कई लोग क्या करते हैं, टर्नओवर ज्यादा दिखाते हैं और अपनी प्रॉफिट दिखाएंगे 2 लाख रुपए का, टर्नओवर दिखा रहे हैं क्या बोलते हैं 50 लाख रुपए का बिजनेस का टर्नओवर, प्रोफेशन का नहीं बोल रहा, बिजनेस का बोल रहा हूँ। कोई सामान बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाटर बॉटल बेच रहा हूँ, मेरा टर्नओवर दिखा रहा हूँ मैं कितना, 50 लाख रुपए का, इनकम दिखा रहा हूँ 2 लाख रुपए की, तो डिपार्टमेंट उस केस में आपको रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। रिटर्न कब कब भरनी पड़ेगी, जैसे देखो इसमें क्वेश्चन भी था, शायद एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, देखो मिस्टर मिस्टर एल्बर्ट करके है जिसका एज 31 ईयर है, उनका बिजनेस से टर्नओवर है 70 लाख रुपीज और उन्होंने अपनी प्रॉफिट दिखाया है 2 लाख रुपए का, ठीक है, और कोई इनकम नहीं है उनकी। अब आपको बताना रिटर्न क्या करना है, भरनी है कि नहीं भरनी। तो देखो वैसे तो 2.5 लाख रुपए से कम है इनका प्रॉफिट, लेकिन टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा हो गया ना बिजनेस का, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, ये रहा पॉइंट। तो वैसे तो इनको टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा हो गया तो इनको रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो बिजनेस क्या बोलते हैं, बिजनेस के केस में तो हमने देखा टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। प्रोफेशन का केस हो, प्रोफेशन जैसे लॉयर है, सीए है, अपन लोग है ना, अगर प्रोफेशन का केस है तो 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स हैं, ग्रॉस रिसीट्स हैं, प्रॉफिट नहीं बोल रहा,
तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो फॉरेन घूमने गया हो और फॉरेन में 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा कर दिया हो, इन सब में मोर देन है। कौन से में? फॉरेन घूमने गया हो, 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर दिया हो, 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, मोर देन। आपने 60 लाख रुपए से ज्यादा आपका टर्नओवर हो, 10 लाख रुपए से ज्यादा आपका ग्रॉस रिसीट्स हो प्रोफेशन के केस में, सब में मोर देन है। लेकिन करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिया हो, मोर देन। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000, 50 लाख और मोर है। सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए और मोर है, बाकी सब में मोर देन था। ऐसे कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपका टीडीएस कटा हुआ हो 25,000 रुपए या ज्यादा, तो अब आपको 2 ही ऐसे पॉइंट है जिसमें ऐसी लिमिट है। एक तो कौन सा? सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपीज और मोर है, और टीडीएस कटा हो 25,000 और मोर। बाकी हर केस में मोर देन ही है, बाकी हर केस में मोर देन ही है। चाहे वो लाइट का खर्चा हो, चाहे वो फॉरेन घूमने गए 2 लाख का खर्चा हो। तो बस ये बेसिक क्यों बताया मैंने, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट भी देखोगे ना, तो सारे के सारे आपसे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो थर्ड वाला पॉइंट है, एबीसी एंड कंपनियां लॉ फॉर्म में, और उनका ग्रॉस प्रोफेशन से उनकी इनकम हुई 9 लाख रुपए ग्रॉस रिसीट्स। अब अपन बोल रहे थे कि भाई 10 लाख रुपए से ज्यादा होगी, मोर देन 10 लाख होगी तो ही रिटर्न भरते हैं। मोर देन, एग्जैक्ट 10 लाख पे भी नहीं, मोर देन पे। पर भाई ये तो लॉ फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म को तो कंपलसरी रिटर्न भरनी पड़ती है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। थर्ड वाले पॉइंट के अंदर क्या आ जाएगा कि वैसे तो 10 लाख रुपए तक की लिमिट है, लेकिन भाई ये तो फर्म है, तो इसको कंपलसरी रिटर्न भरनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप यू गेटिंग इट। अगर समझ में आ रहा हो, सही लग रहा हो, तो लाइक मार देना साहब, एग्जाम में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और मेरे आईडीटी के रिवीजन वीडियोस हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये तो अपन ने देख लिया भाई किन किन लोगों को कंपलसरी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को तो करनी पड़ती है, और बाकी लोगों के लिए अपन ने बताया कि अगर आपने ऐसा ऐसा किया तो भरनी पड़ेगी, ठीक है। अब सुनना, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है? तो देखो, जिनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग रहे हैं उनके लिए तो डेट होती है 30 नवंबर, ठीक है। जिनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग रहे हैं तो उनके लिए तो डेट होती है 30 नवंबर। जिन लोगों को अपनी ऑडिट करवानी है, जैसे कोई कंपनी है जिसको अपनी ऑडिट करवानी है, कोई पार्टनर ऑफ अ फर्म है जिसके अकाउंट ऑडिट हो रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म है के अकाउंट ऑडिट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके पार्टनर को भी लास्ट डेट क्या रहेगी? 31 अक्टूबर रहेगी। जैसे कंपनी है, कंपनी की ऑडिट होती है 31 अक्टूबर। कोई फर्म है, उसकी ऑडिट हो रही है, तो फर्म के पार्टनर की भी लास्ट डेट कितनी रहेगी? 31 अक्टूबर रहेगी, ठीक है। तो जिनके ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन है वो 30 नवंबर, बाकी जिन पे ऑडिट हो रही है, ठीक है, उनके 31 अक्टूबर। और नॉर्मल पर्सन कौन से? जो सैलरी मिल रही है जिनको, तो जैसे काम कर रहे हैं बिग 4 में, कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई भी नॉर्मल पर्सन, उनको 31 जुलाई, या फिर जो लोग ऑडिट नहीं करवा रहे उनको भी 31 जुलाई। जो लोग ऑडिट करवा रहे हैं उनके लिए 31 अक्टूबर। जो लोग कोई कोई मान के चलो कोई बिजनेस कर रहा है, अपनी ऑडिट नहीं करवा रहा, ऑडिट में नहीं आ रहा, ऑडिट के प्रोविजन में, तो टर्नओवर कम है, तो 31 जुलाई तक रिटर्न भरनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है साहब। अगला पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई लॉस है तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देखो सुनना मेरी बात, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये तो चाहे आप रिटर्न टाइम पे फाइल ना करो तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई दूसरा लॉस है, इनके अलावा अगर कोई दूसरा लॉस है, तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उस लॉस को। अच्छा, जैसे सपोज करना कि मान के चलो मेरा करंट ईयर के अंदर, करंट ईयर कौन सा है? मान के चलो 24-25 है करंट ईयर, इसकी मैंने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दी, ठीक है। मान के चलो इसकी मैं 31 जुलाई वाले उसमें आ रहा हूँ, मान के चलो, तो मैंने इसकी रिटर्न भर दी 31 जुलाई 2025 को, मैंने इसकी रिटर्न भर दी करंट ईयर में, ठीक है, 31 जुलाई तक भर दी। कोई लॉस था तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मान के चलो फ्यूचर में अगला फाइनेंशियल ईयर है 25-26, उसके अंदर मैंने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, तो जो पीछे से लॉस चला आ रहा है वो क्या सेटअप हो जाएगा? हाँ, वो तो हो जाएगा। जिस ईयर का लॉस है उस साल की रिटर्न टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी। अगर मान के चलो मैंने 25-26 की रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, लेट रिटर्न फाइल करी, ठीक है, तो क्या पीछे से जो लॉस चला रहा है वो सेटअप हो जाएगा? हाँ। पर 25-26 का कोई लॉस है, वो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसकी बात अलग है, उनके अलावा कोई भी लॉसेस है, ठीक है। चलिए, कई बार क्या होता है कि अब की बार अमेंडमेंट भी थे इसमें कि बहुत ही जेन्युइन रीजन के कारण से आपको भी पता है कि रिटर्न टाइम पे भरेंगे तभी लॉसेस अलाउ होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बहुत ही जेन्युइन रीजन थे,
रिटर्न की जो लास्ट डेट थी ना, अभी उस टाइम सर्वर नहीं चल रहा था, रात के 11 बजे मैं रिटर्न भर रहा था, अब 1 बज गया, अब 1 बज गया तो नया दिन शुरू हो गया। अब मैं ऑफिसर को बोल रहा हूँ शिट मैन, मेरा तो इतने लाख का लॉस था, मेरा तो 20 लाख का लॉस था, मेरा तो 50 लाख का लॉस था, अब कैसे वो तो रो रहा है बेचारा एसएससी, ठीक है। डिपार्टमेंट को भी लग रहा है यार बेचारा बिना मतलब में मरा, या फिर एसएससी बहुत ही ये प्रूव कर दे कि रिटर्न की डेट आ गई थी और मेरे घर में मान के चलो कोई कैजुअलिटी हो गई है ना, बहुत जेन्युइन रीजन है, आप देख सकते हो, ये प्रूव कर दे, ठीक है, तो फिर भी उसको अलाउ किया जा सकता है, वो डिपार्टमेंट की मर्जी के ऊपर है। तो उस केस में क्या था, अगर आपका 50 लाख रुपए तक का लॉस है, अप टू 50 लाख रुपीज तक का लॉस है, तो आपको सीआईटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये लिमिट पहले अलग थी, पहले 10 लाख रुपए थी, अभी इसको चेंज करा 50 लाख रुपीज तक है, इतना मोर देन 50 लाख है, मोर देन 50 लाख, बट अप टू 3 करोड़, अप टू 3 करोड़ तो परमिशन लेनी पड़ेगी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से लेनी पड़ेगी। और 3 करोड़ से ज्यादा का लॉस है, मोर देन 3 करोड़, एग्जैक्ट 3 करोड़ का भी हुआ तो इनसे ले लेंगे, पर मोर देन 3 करोड़ है साहब, तो उस केस में सीबीडीटी से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। सीबीडीटी तो माई बाप हो गए, ये तो सबसे ऊपर हो गया, सीबीडीटी से ही परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। सीबीडीटी से मतलब काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपकी बार, क्योंकि लिमिट में चेंज हुए हैं ये, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि चलो किसी ने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, तो लेट रिटर्न कब तक फाइल कर सकता है, बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, आप फाइल कर सकते हो जब से आपका असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है उससे 3 महीने पहले तक। फॉर एग्जाम्पल करंट ईयर कौन सा है, करंट ईयर मान के चलो 24-25 है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अभी इसकी रिटर्न कब तक भर देनी थी आपको, इसकी रिटर्न अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन में आते हो तो आपको इसकी रिटर्न भर देनी चाहिए थी 30 नवंबर 2025 तक। अगर आप ऑडिट वाले प्रोविजन में आ रहे हो तो 31 अक्टूबर 2025 तक भर देनी थी, नहीं तो आपको 31 जुलाई 2025 तक भर देनी चाहिए थी, ठीक है। पर आप नहीं भरे टाइम पे, तो लास्ट डेट क्या हो सकती है बिलेटेड रिटर्न भरने की। तो अब असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया 25-26। जब ये असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2026, उससे 3 महीने पहले तक आप इसकी रिटर्न भर सकते हो। मतलब अब आप इसकी लास्ट रिटर्न कब तक भर सकते हो, 31 दिसंबर 2025। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 1 महीना एक्स्ट्रा मिला, हाँ। इस वाले केस में कब तक भर सकते हो, 31 दिसंबर 2025, इसमें 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, हाँ। इसकी कब तक भर सकते हो, 31 दिसंबर 2025, इसमें 5 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, हाँ। बस ये है लास्ट डेट, बिलेटेड रिटर्न की फाइल की लास्ट डेट, ठीक है। एमसीक्यू के हिसाब से पूछ सकते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, बिलेटेड रिटर्न की डेट अपन ने देख ली। अच्छा रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न की डेट सेम ही है। देखो बिलेटेड रिटर्न अगर आपने फाइल करी, इसका मतलब आपने ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, इसलिए तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो इस केस में हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के अलावा कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, ठीक है। पर अगर आप रिवाइज रिटर्न कर रहे हो, रिवाइज रिटर्न मतलब ओरिजिनल रिटर्न तो टाइम पे फाइल कर दी, लेकिन आप उसको रिवाइज कर रहे हो, सर कितने टाइम रिवाइज कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम, जब तक आपका मन तब तक रिवाइज करो, ठीक है। जब भी आपका मन कर रहा है, खाना खाते खाते सोते मन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे, क्या करें, चलो रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं, ओटीपी आएगा भर देंगे, कर सकते हो आप रिवाइज रिटर्न फाइल। पर इस केस में जो पहली रिटर्न भरी थी ओरिजिनल रिटर्न, वही डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मानी जाएगी। तो अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे भर दी तो आपके लॉसेस वगैरह कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, पर बिलेटेड रिटर्न के केस में नहीं होंगे। रिवाइज रिटर्न कब तक भर सकते हैं, सेम वही 31 दिसंबर तक, मतलब जो भी असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है उससे 3 महीने पहले तक अपन रिवाइज रिटर्न भी भर सकते हैं। इस लेक्चर को 2 बार सुन लोगे ना तो काम बन जाएगा मेरा आपका, ठीक है। चलिए अभी ये चीज आती है कि पैन नंबर कहाँ कहाँ मैंडेटरी होता है, तो वो लिस्ट दे रखी है, अगर आप पढ़ के जाओ तो ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा कि इतने से ऊपर का ट्रांजैक्शन किया तो पैन नंबर देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। ये सब आप एक बार रीड कर जाना, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, 20 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट कराया बैंक के अंदर किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो पैन नंबर देना पड़ेगा। 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा विड्रॉ किया आपने, तो भी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। आपने कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल असेट वगैरह परचेज करी, 10 लाख रुपए से ज्यादा, पैन नंबर देना पड़ेगा। ये सब होता है, कुछ खास काम का नहीं है। आगे सुनना अब, टैक्स रिटर्न प्रिपरेटरी, ये भी कुछ नहीं होता, प्रिपेयर टीआरपी ये होते हैं वो कि भाई जो रिटर्न विटर्न भर देते हैं ना, ऑफिस ऑफिस खोल के बैठे रहते हैं, टीआरपी कौन होते हैं ये लोग, तो ये लोग कौन कौन नहीं हो सकते, इन्होंने बताया कौन कौन टीआरपी नहीं बन सकता, ठीक है। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर मतलब जो रिटर्न वगैरह भरते हैं वो कौन कौन नहीं बन सकता टीआरपी,
ऑथोराइज टीआरपी नहीं बन सकता, तो उस केस में कोई सीए नहीं बन सकता, कोई लीगल प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता, कोई बैंक का ऑफिसर नहीं बन सकता। ठीक है, ये लोग क्यों नहीं बन रहे? गवर्नमेंट कह रही है तो नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया सीए है तो पढ़ा लिखा है, नौकरी मिल रही है इसको, कोई एडवोकेट है, प्रैक्टिस चल रही है, क्या करेगा? टीआरपी बन के। टीआरपी उन लोगों के लिए बेचारे जो जिनके पास अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, कोई सीए इंटर पास है वो टीआरपी बन सकता है। ठीक है, कोई ग्रेजुएट है, एम कॉम बी कॉम करा हुआ है, वो टीआरपी बन सकता है, पर सीए वीए टीआरपी नहीं बन सकते, क्योंकि भाई आप लोग उनका धंधा क्यों खा रहे हो? ठीक है, बेसिक सी चीजें थी। अब आगे सुनना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपकी बार। अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, ये क्या बोलता है? अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है ना, पहले ही बोल रहा हूं। इस केस में ऐसा है, जैसे देखो ऐसा सीन होता है, स्क्रूटनी का नोटिस आता है, जैसे स्क्रूटनी होती है 143(3) के अंदर। ठीक है, अब स्क्रूटनी कितने से लोगों की होती है? 1-2%, 2-3% लोगों की स्क्रूटनी होती है। अब स्क्रूटनी में पकड़े गए तो ठीक, बाकी लोग तो ऐसे रह ही जाते ना। बाकी लोग तो ऐसे, इतने लोग रिटर्न भरते हैं, 10-12 करोड़ लोग देश में रिटर्न भर रहे हैं, तो क्या सबकी सबकी 1-1% की तो रिटर्न देख नहीं सकता डिपार्टमेंट? स्क्रूटनी हो नहीं सकती। तो डिपार्टमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि जैसे सपोज करो कोई एसएससी है, उसको लग रहा है कि भाई उसकी इनकम तो थी, मान के चलो 50 लाख रुपए की, रिटर्न भर दी उसने 10 लाख रुपए की, अब उसकी फटी पड़ी है। मेनली देखो सैलरी वैलरी वाले केस में तो हो नहीं सकता है, उसमें तो टीडीएस कट ही जाता है, बिजनेस में होता है मेनली। अब उसको डर लग रहा है कि भाई मैंने तो अपनी इनकम 50 लाख रुपए करी थी, 10 लाख की रिटर्न भरी, 40 लाख रुपए ब्लैक में कमाए, कैश में कमाए होंगे, कुछ भी किया होगा। अभी देखो, डिपार्टमेंट ने अगर आपका किसी स्क्रूटनी में डाल दिया, तब तो घंटा ही कुछ नहीं कर सकते आप, तब तो भाई डिपार्टमेंट जो आपको नोटिस देगा, पेनल्टी देगा, जो इंटरेस्ट लगेगा वो सब लगेगा। ठीक है, जो भी जितने की भी पेनल्टी लगेगी, 100%, 200%, जो भी सब लगेंगे वो देनी पड़ेगी आप। पर अभी सपोज करो यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि जब तक हम, अगर हमारी तरफ से कोई नोटिस ना आए, मतलब जब तक हमने कोई आवाज नहीं उठाई, मतलब हमारी तरफ से हमने कोई नोटिस नहीं दिया, आपकी अंतर आत्मा ही आपको गाली दे रही है, आपकी अंतर आत्मा ही आपको बोल रही है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, मैंने कम की इनकम दिखाई। ठीक है, खुद को ही आपको गिल्ट फील हो रहा है, तो हमने हमारी तरफ से कोई नोटिस नहीं भेजा। ठीक है, तो आप नोटिस से पहले ही अगर कुछ इनकम अपनी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो। उस केस में देखो हम आपसे एडिशनल टैक्स लेंगे थोड़ा सा, हम पेनल्टी वर्ड यूज नहीं कर रहे इस केस में। पेनल्टी तो तब लगाएंगे जब हम खुद नोटिस देंगे, हम वर्ड यूज कर रहे हैं एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स हम आपसे ले लेंगे, कितना ले लेंगे? तो इन्होंने बोला कि देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, कितना एडिशनल टैक्स लेंगे कि अगर आप क्या करते हो, जो भी आपका असेसमेंट ईयर था, फॉर एग्जांपल मान के चलो करंट ईयर है किसी का 24-25, असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 25-26। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा बोला कि जिस भी ईयर की रिटर्न थी, जैसे करंट ईयर 24-25 की रिटर्न थी, उसका असेसमेंट ईयर है 25-26, जब से असेसमेंट ईयर बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब ये जो असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है ना 31 मार्च 2026, यहां से अगर 12 महीने के अंदर अगर आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर रहे हो प्लस 12 मंथ्स के अंदर, तो हम आपसे, देखो, जो फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की इनकम भरी थी, शुरू में आपने 10 लाख रुपए की रिटर्न भरी थी, करंट ईयर 24-25 की आपने रिटर्न भरी थी 10 लाख रुपए की। अब आप कह रहे हो कि नहीं गलती हो गई, 40 लाख की भरनी चाहिए थी और आपने कितने टाइम में कर दिया? 31 मार्च 2026 से 12 मंथ्स के अंदर आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपने बोला कि भाई गलती हो गई। अब आप 40 लाख रुपीज की रिटर्न भर रहे हो, डिपार्टमेंट कह रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, 40 लाख रुपीज पे जितना भी टैक्स बन रहा है वो, और 10 लाख रुपए पे जो टैक्स बना उसको लेस कर दो, क्योंकि भाई 40 लाख रुपए टोटल है, 10 लाख रुपए पे लेस कर दो। अब आप बोलोगे कि सर 30 लाख पे क्यों नहीं भरवा ली? पागल है तुम, और भी कई प्रोविजन होते हैं, सरचार्ज वगैरह लग जाता है कई बार। ठीक है, तो टोटल टैक्स कितने, 40 लाख पे जितना टैक्स बना वो एक बार लो, 10 लाख पे जितना टैक्स दे दिए वो लेस करो। ठीक है, अब और उसके अलावा भी अगर कोई क्रेडिट वगैरह पड़ी हो मैट वगैरह की, वैसे कुछ ऐसा होता नहीं है, तो इन केस, ठीक है, इन केस अगर कुछ हुआ तो और भी कोई रिडक्शन हो, कोई टीडीएस वगैरह हो तो लेस कर देना। ठीक है, तो सुनना मेरी बात, मेनली क्या होता है, जितना टोटल पे भी टैक्स बना वो पहले जितना दे चुके हो लेस करो। जो इंटरेस्ट बनेगा आपने इतने दिनों लेट, जब से लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रीपेमेंट जितना इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपने इनकम एक्स्ट्रा दिखाई है, जैसे 30 लाख रुपीज की इनकम एक्स्ट्रा दिखाई है, उसके ऊपर आपको 25% का एडिशनल टैक्स और देना पड़ेगा, 25% का एडिशनल टैक्स और देना पड़ेगा। और अगर आपने
जब से असेसमेंट ईयर एंड हुआ उसके 12 महीने में नहीं, 24 महीने के अंदर, 24 मंथ्स के अंदर अपडेटेड रिटर्न भरी, 12 महीने के बाद भरी अगर आपने, तो फिर 50% एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा, 50% आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात क्या है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न है ना, जब से उसका जो भी फाइनेंशियल ईयर है, उसका जो भी असेसमेंट ईयर होगा, जब से वो असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है उसके 12 महीने के अंदर अगर आपने अपडेटेड रिटर्न भर दी तो 25% आपको एक्सेस टैक्स, एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। और 12 महीने के अंदर नहीं भरी, 24 मंथ्स के अंदर भरी, मतलब 12 मंथ्स के बाद भरी, तो उस केस में 50%। अभी कोई बोलेगा 24 मंथ्स की भी बाद भरी, नहीं तो अलाउ नहीं है फिर, तो अलाउ नहीं है फिर। अभी तक आत्मा सो रही है तो अब जगेगी भी नहीं, वो सोएगी फिर अब। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी था, दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, ये क्या बोलता है। मिस्टर एक्स वुड लाइक टू फर्निश हिज अपडेटेड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। असेसमेंट ईयर दे रखा है 24-25, ठीक है। इन केस ही फर्निश अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम हु वुड बी लायबल टू पे टैक्स, पे 2,50,000 टुवर्ड टैक्स। अभी वो अपनी इनकम बढ़ा रहा है, बढ़ाने के कारण टैक्स बन रहा है 2.5 लाख रुपए का, एडिशनल टैक्स नहीं, नॉर्मल टैक्स जो इनकम बढ़ेगी उसके कारण, और 35,000 रुपीज का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो तो देना ही पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर मिस्टर एक्स कैन फर्निश अपडेटेड रिटर्न, क्या अपडेटेड रिटर्न कर सकता है वो, कब तक, ये क्या बोल रहा है, 31 मार्च 2026। तो देखो 31 मार्च 2026, तो मतलब कुल मिला के 12 महीने ही खत्म ही हो रहे हैं 31 मार्च को, 31 मार्च 2026 को 12 महीने खत्म ही हो रहे हैं, कर सकता है 25% का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। दूसरे केस में 28 फरवरी 2027, तो भाई 27 मतलब 24 मंथ्स के अंदर कर रहा है ये, तो 50% का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। इनके अलावा 2,50,000 प्लस 35,000 के अलावा 50% का एडिशनल टैक्स और देना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि अब 31 मई 2027, तो लास्ट डेट ही 31 मार्च 2027 थी, 24 महीने खत्म हो रहे हैं, अब उसके बाद आप कोई अपडेट रिटर्न नहीं भर सकते। तो देखो पहले वाले केस में 25% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो नॉर्मल टैक्स इंटरेस्ट है वो तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे देखो दूसरे वाले केस में 50%, और तीसरे वाले केस में तो आप फाइल ही नहीं कर सकते क्योंकि अब आपका टाइम लिमिट चला गया, अब आपका टाइम लिमिट चला गया। ठीक है, ठीक है, डन हो गया वाला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। एक बार आप लोगों की चैट्स देख लेता हूं। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, सॉर्टेड चल रहा है, चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप अब मेरे ख्याल से इस पे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। अभी जैसे एक क्वेश्चन अपन ने किया था, कौन सा किया था, सर्च वाला क्वेश्चन था। तो सर्च वाला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10, ये MTP May 23 में आया है और ICAI के मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन, कि कैश मिला 25 लाख रुपए का, कब मिला, 12 सितंबर 2023 को, 12 सितंबर 2023 को सर्च हुई थी 132 के अंदर, सर्च रेड पड़ी थी, सर्च सीजर। द assessee moved an application on 27th of October to release such cash after explaining the source। तो अपन ने क्या बोला कि अगर आपके यहाँ सर्च हुई है, जिस महीने में आपकी असेट सीज हुई है उस महीने के आखिरी दिन से 30 डेज के अंदर अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हो और आप अपना सोर्स बता देते हो कि पैसा कहां से आया, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, अगर डिपार्टमेंट को जेन्युइन लगा तो 120 डेज के अंदर वो क्या कर देगा, आपको दे देगा वो असेट। तो अभी आपकी सर्च कब हुई थी, 12 सितंबर को हुई थी, 12 सितंबर का लास्ट डेट कितना हो गया, 20 सितंबर हो गया उस महीने में, ठीक है। 20 सितंबर से 30 डेज, तो मतलब 27 अक्टूबर को आपने एप्लीकेशन फाइल करी, मतलब विद इन द टाइम लिमिट थी। कैन द डिपार्टमेंट विद होल्ड द एक्सप्लेन्ड मनी, इफ यस टू अप टू व्हाट एक्सटेंड एंड व्हाट पीरियड। तो अपन ने क्या बोला कि देखो सबसे पहले वही प्रोविजन लिख के आने पड़ेंगे कि आपको 30 डेज, इसको अंडरलाइन करके आ जाना, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच असेट वाज सीज्ड। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऑफिसर क्या कर सकता है, एओ क्या कर सकता है, आपकी असेट को छोड़ सकता है, पर उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, कुल मिला के कमिश्नर या उससे ऊपर की रैंक के ऑफिसर से। अब आप बोलोगे ये याद कैसे रहेंगे, तो देखो सर्च के केस में वो परमिशन किससे लेता है, सर्च की कमिश्नर से लेता है, ठीक है। तो अब असेट छोड़ने के लिए भी वो परमिशन कमिश्नर से लेगा। सर्वे के केस में चीफ कमिश्नर से लिया था, सर्च के केस में कमिश्नर से लिया था। तो अभी वो सर्वे के सर्च के केस में वो बोल रहा है कि मैं असेट छोड़ देता हूं
वो ऑफिसर असेसी कह रहा है कि देखो असेसी ने जेन्युइन रीजंस बता दिए, सोर्सेज बता दिए कि पैसा कहां से आया, तो क्या वो मैं जो उसका सामान उठा के लाया हूं, है ना, वो उसको वापस दे दूं क्योंकि उसने उसका 1 नंबर में रिटर्न भर रखी है, तो कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी वो कितने दिन में छोड़ेगा, विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑन विच लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन फॉर सर्च वाज एग्जीक्यूटेड। So in this case, since the application was made to AO within 30 days from the end of the month in which search was conducted, department may retain only the amount of existing liability, सिर्फ 120 days के अंदर तक अपने पास रख सकते हैं, फिर उनको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है नहीं है, ठीक है जी। आगे देखो क्या दे रखा है, आरटीपी नवंबर 18 का क्वेश्चन है, द एओ विद इन हिज ज्यूरिडिक्शन सर्वे का क्वेश्चन है, ठीक है। 133, अब पॉपुलर रेस्टोरेंट, बार कम रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट है जिसमें बार भी चलता है, रात के 10:15 पे, तो अपन ने क्या कहा था, बिजनेस आवर्स में कर सकते हो आप ये काम, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। द रेस्टोरेंट इज केप्ट ओपन फॉर बिजनेस एवरी डे बिटवीन 8 AM एंड 11:30 PM, तो रात के 11:30 बजे तक खुलता है, और ये तो रात के 10:15 बजे पहुंचे हैं। द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट क्लेम दैट द असेसिंग ऑफिसर कुड नॉट एंटर द, वो बोल रहा है कि कैसे घुस गए आप सनसेट के बाद, तो वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है, बिजनेस आवर्स में आप घुस सकते हो, ठीक है, बिजनेस प्रीमिसेस में आप बिजनेस आवर्स में घुस सकते हो। तो इन द गिवन केस द रेस्टोरेंट इज ओपन फ्रॉम दिस टाइम, तो जो ओनर कह रहा है वो इनवैलिड है, ठीक है, ओनर जो कह रहा है वो इनवैलिड है, बस इतना ही ध्यान में रखना था। 10 हो गया, 11 हो गया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, MTP 1 May 22 और ICAI के मॉडल का क्वेश्चन है, बिजनेस प्रीमिसेस ऑफ राम भरोसे लिमिटेड एंड रेजिडेंस ऑफ 2 ऑफिस डायरेक्टर एट दिल्ली वर सर्च अंडर सेक्शन 132 के अंदर रेड पड़ गई भाई, ठीक है, तो उसके घर पे भी पड़ गई। द सर्च वॉज कंक्लूडेड ऑन 9th of August, 9th अगस्त को सर्च खत्म हुई। द फॉलोइंग वर ऑल्सो सीज बिसाइड अदर पेपर एंड रिकॉर्ड, ये मिला, पेपर फाउंड इन द ड्रॉअर ऑफ एन अकाउंटेंट रिलेटिंग टू श्री कृष्णा लिमिटेड, मुंबई इंडिकेटिंग डिटेल्स, तो देखो सर्च पड़ी थी दिल्ली में राम भरोसे के, पर कुछ पेपर्स मिले श्री कृष्णा के, और वो की कहां का था, मुंबई का था। अभी हाउएवर राम भरोसे इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन ऑफ एनी नेचर, तो भाई वो क्या करेगा, एओ क्या करेगा, उस दूसरे मुंबई वाले जो ऑफिसर को, मुंबई का जो एओ होगा ना, उसको क्या करेगा 60 डेज के अंदर, 60 डेज कहां से, जब से सर्च खत्म हुई, सर्च कब खत्म हुई, 9th of August को सर्च खत्म हुई, वहां से 60 डेज के अंदर उस एओ को दे देगा जिसके ज्यूरिडिक्शन के अंदर कृष्णा आ रहा है, श्री कृष्णा लिमिटेड आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी। आगे देखो, ज्वेलरी वर्थ ₹5 lakh फ्रॉम द बेडरूम ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर विच वॉज क्लेम्ड बाय हिम टू बी ऑफ हिज मैरिड डॉटर, वो कह रहा है तो मेरी बेटी की है, नहीं ऐसा माना जाएगा, जो जो सामान आपके यहाँ मिला, मनी हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, वो आप ही का माना जाएगा, ऐसा नहीं कि आप किसी और का बता दो उसको, कोई माना नहीं जाएगा। आगे देखो, पेपर रिकॉर्डिंग सर्टेन ट्रांजेक्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस हैविंग डायरेक्ट नेक्सेस विद द, कुछ ऐसे पेपर मिले जिसके अंदर से साफ पता चल रहा था कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, साफ पता चल रहा था। इट वाज एडमिटेड बाय द डायरेक्टर दैट द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन सच पेपर हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक, डायरेक्टर खुद भी कह रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है ना, ये हमारी बुक्स के अंदर नहीं है, तो भाई जो पेपर मिले ना, वो मान लिए जाएंगे कि उसमें कंटेंट ऑफ सच पेपर इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू, जो जो लिखा हुआ है वो मान लिया जाएगा, वो सच लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रू मान लिया जाएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 8th क्वेश्चन अपन ने देख लिया था, आगे बढ़ते हैं। ये भी देख लिया अपन ने। 7th क्वेश्चन के अंदर क्या था, वो अपडेटेड रिटर्न वाला क्वेश्चन है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी आगे अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 6th अपन ने देख लिया था। चलो वापस आ जाते हैं, अब अपन आते हैं साहब अपडेटेड रिटर्न देखने के बाद 142 पे। 142 का भी मैंने आपको शुरू में भी चर्चा करी थी। 142 का क्या होगा कि असेसमेंट से पहले अगर कोई इंक्वायरी करनी है डिपार्टमेंट को, तो सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस भेजेगा। उसके अंदर अगर ऑफिसर को लगता है कि भाई इस बंदे ने रिटर्न ही नहीं भरी, या रिटर्न तो भरी है लेकिन ऑफिसर को उससे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, उससे कुछ पूछताछ करनी है, तो ऑफिसर कर सकता है, ठीक है जी। ऑफिसर उससे बुक्स वगैरह मंगवा सकता है, ठीक है। अभी सपोज करो कि 142(1) का नोटिस भेजा, आपको बोला कि आपने रिटर्न भरी नहीं, ठीक है, आपके पास कोई आंसर नहीं इस चीज का। आप या तो ये प्रूफ करो कि मेरे केस में रिटर्न भरना था ही नहीं, मतलब मैं रिटर्न भरने के लिए लायबल ही नहीं था, आप या तो ये प्रूफ करो,
पर अब आपको रिटर्न भर नहीं दिया, भरे ही नहीं, ऑफिसर ने आपको नोटिस भेजा 142(1) का, आपके पास कोई जवाब नहीं है या आपने टाइम पीरियड पे जवाब नहीं दिया, तब ऑफिसर क्या करेगा, आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा 144 के अंदर। पहले एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा, फिर आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा ऑफिसर 144 के अंदर। ठीक है, क्या कर देगा ऑफिसर, आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा साहब। ठीक है जी, बैच जजमेंट असेसमेंट कब, तो अभी हम जब 144 पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बैच जजमेंट असेसमेंट कब कब किया जाएगा। तो उसमें एक रीजन ये भी होगा कि 142(1) का अगर नोटिस आया और आपने उसको कंप्लाई नहीं किया या आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी तो बैच जजमेंट असेसमेंट इशू कर दिया जाएगा। तो बैच जजमेंट असेसमेंट कब इशू कब कर सकते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि 142(1) के नोटिस के साथ आपने क्या किया, कंप्लाई नहीं किया। ठीक है जी, अभी सपोज करो कि डिपार्टमेंट वालों ने आपसे बुक्स मंगाई थी, आपने बुक्स तो दे दी उनको, पर अभी भाई इतनी सारी बुक्स हैं कि समझ में नहीं आ रहा डिपार्टमेंट को क्या करें क्या नहीं करें। आपको बोला कि किताबें लेके आओ, आप पूरा ट्रैक्टर भर के लेके चले गए, लो भैया बोरे बोरे में भर के लेके चले गए, ये लो डॉक्यूमेंट्स, देखते रहो जो देखना। ठीक है, तो अब ऑफिसर क्या कर सकता है उस केस में एक स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है 142(2)(a) की। मतलब ऑफिसर को लग रहा है भाई ये तो क्या है, पता नहीं क्या के दे के चला गया, तो ऑफिसर को लग रहा है कि इतने ज्यादा अकाउंट्स हैं, इतनी ज्यादा बुक्स हैं, आपकी वॉल्यूम इतना ज्यादा है, इतनी कॉम्प्लेक्स है इतना कि भाई अब डिपार्टमेंट को स्पेशल ऑडिट करवानी है, तो डिपार्टमेंट चाहे तो कोई स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है। बस इतना ही ध्यान में रखना था, इसमें कोई ज्यादा ध्यान में रखने की चीज नहीं थी। ठीक है, तो 142(1) में क्या होता है, नोटिस आता है बेसिकली असेसमेंट से पहले कि अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी या फाइल भी कर दी तो भी डिपार्टमेंट को कुछ बुक्स वगैरह मंगवानी है तो मंगवा सकता है वो आपसे। ठीक है, अब आता है 143(1), ये तो बेसिक है, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो एक इंटीमेशन आता है, हर किसी को आता है, जो भी रिटर्न भरता है वो हर किसी को आता है, ये बेसिक इंटीमेशन होता है 143(1). तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप कभी भी रिटर्न भरे होगे तो आपने देखा होगा कोई भी अर्थमेटिकल एरर है, ठीक है, कोई भी सपोज करो आप लॉस क्लेम कर रहे हो पर वो करना ही नहीं चाहिए था, आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी है, आपको लॉस क्लेम होना ही नहीं चाहिए था, बट आप लॉस क्लेम कर रहे हो, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, करना ही नहीं चाहिए था। आप एटीसी में रिडक्शन क्लेम कर रहे हो 2.5 लाख रुपए की, भाई लिमिट से ज्यादा क्लेम कर रहे हो, कुछ बेसिक अगर आप गलती कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, 10AA की इनकम क्लेम कर रहे हो, रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, लॉस क्लेम कर रहे हो, रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी आपने, तो वो खुद ही सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, डिसअलाउ कर देगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई कर देगा। तो उसको 143(1) बोलते हैं, कुछ खास काम का नहीं एग्जाम में, कि भाई इंटीमेशन आता है, बेसिकली प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न जब होती है ना, तो क्या क्या चीजें होती हैं, कोई अर्थमेटिकल एरर हो, कोई गलत तरीके से क्लेम लिया हो, कोई आपने कोई लॉस जो अलाउ नहीं होना चाहिए था पर आप ले रहे हो, ठीक है, कोई एक्सपेंडिचर है जिसका डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए था पर आप ले रहे हो, सिंपल साफ सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर देगा, उसको डिसअलाउ कर देगा वो। आगे देखो स्क्रूटनी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ अगले 10 मिनट दोनों इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको सेक्शन 143 पढ़ाऊंगा और 147 पढ़ाऊंगा, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के केस में क्या होता है, देखो डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनी का नोटिस दे सकता है। स्क्रूटनी एक रैंडम थिंग होती है कि भाई लपेटे में जो भी आ जाए 100 में से 2-4 लोग, तो डिपार्टमेंट उनको स्क्रूटनी निकालता है 143(3) के अंदर। स्क्रूटनी का नोटिस जाता है 143(2) के अंदर। ठीक है, स्क्रूटनी का नोटिस आता है सबसे पहले 143(2) के अंदर नोटिस आता है, और डिपार्टमेंट आपसे जो भी बुक्स वगैरह मंगवाना चाहता है वो मंगवा सकता है। डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, जो भी बुक्स वगैरह आपसे मंगवाना चाहता है वो आपसे मंगवा सकता है। क्लियर है कि नहीं है, यहां तक समझ में आ रहा है कि एक बार बता दो मेरे को जितने भी लोग चैट में है। अच्छा, अगला पॉइंट, नोटिस कितने टाइम में सर्व हो सकता है स्क्रूटनी का, तो सुनना, फॉर एग्जाम्पल करंट ईयर था 24-25 का, असेसमेंट ईयर कौन सा है 25-26। जब से असेसमेंट ईयर खत्म हुआ ना, मतलब कुल मिला के जिस भी ईयर में आपने रिटर्न भरी, फॉर एग्जांपल करंट ईयर था 24-25, इसकी रिटर्न कब तक भरोगे आप, या तो 31 जुलाई 2025 तक भरोगे, या अक्टूबर 25 में भरोगे, या ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है 30 नवंबर। तो जिस ईयर में आपने रिटर्न भरी, मतलब कब भरी आपने रिटर्न, 25-26 में रिटर्न भरी, मतलब असेसमेंट ईयर वही 25-26 हो गया। जब ये ईयर खत्म होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर स्क्रूटनी का नोटिस चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2026 को ईयर खत्म हो रहा है, उसके 3 मंथ्स के अंदर स्क्रूटनी का नोटिस चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर मान के चलो किसी पर्सन का केस स्क्रूटनी में आया ही नहीं, 3 साल 4 साल हो गए, अब क्या करें, बाद में कोई गलती पकड़ाई में आई तो अभी सेक्शन 147 आ रहा है उसके लिए, अगर पास्ट की कोई गलती फ्यूचर में पकड़ाई में आ रही है तो उसका नोटिस जा सकता है। फिर स्क्रूटनी का तो फिक्स टाइम लिमिट है, 3 महीने के अंदर नोटिस चला जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। ठीक है जी, ठीक है साहब। और असेसमेंट कब तक खत्म हो जाना चाहिए स्क्रूटनी का,
12 महीने के अंदर हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जो भी असेसमेंट ईयर है 25-26 है, तो 25-26 मतलब 12 महीने मतलब 31 मार्च 2027 तक आपका क्या खत्म हो जाना चाहिए, असेसमेंट खत्म हो जाना चाहिए स्क्रूटनी में। तो स्क्रूटनी में आपको कितना ध्यान में रखना है, देखो ये 12 महीने की टाइम लिमिट तो हर जगह है। आप 143 147 हर जगह 12 महीने आएगा आपको देखने को, मैं बता दूंगा 153 के अंदर टाइम लिमिट्स आती है कि किसका असेसमेंट कितने टाइम में करते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम लिमिट बना रखी है 12 महीने। हम जब पढ़ते थे तब तो 18 महीने, कई केसेस में 24 महीने ऐसे ऐसे हुआ करती थी। अभी स्टैंडर्ड टाइम लिमिट बना रखी है 12 महीने, तो ये तो ध्यान रखो मत। आपको ध्यान में रखना है कि स्क्रूटनी का नोटिस कब तक भेज सकते हैं 143(2) का। क्यों ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन बोल देगा आपको कि भाई नोटिस मिला और क्या नोटिस टाइम लिमिट में मिला कि नहीं मिला। तो 3 महीने के अंदर नोटिस मिल जाना चाहिए, जब से जिस ईयर में रिटर्न भरी उसके एंड से 3 महीने के अंदर नोटिस मिल जाना चाहिए स्क्रूटनी का। ठीक है जी आगे देखते हैं। अभी डिपार्टमेंट आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह मंगवा सकता है स्क्रूटनी के अंदर, जो जो उसको चाहिए आपसे। ठीक है, अब अगला सवाल आता है बैच जजमेंट असेसमेंट 144। 144 में हमने कब देखा कि बैच जजमेंट असेसमेंट कब कब हो सकता है, भाई 142(1) का नोटिस आया था आपके पास, आपने उसको कंप्लाई नहीं किया, डिपार्टमेंट ने आपकी 142(1) का नोटिस आया था, आपने कंप्लाई नहीं किया, या फिर कंप्लाई भी किया मतलब आपसे बुक्स या डॉक्यूमेंट मांगे थे, आपने दे भी दिए, लेकिन उनका नेचर इतना था कि स्पेशल ऑडिट करवानी पड़ी, और स्पेशल ऑडिट करवाने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसका बैच जजमेंट असेसमेंट ही करवाना सही रहेगा। पता नहीं क्या तो बना रखा है किताबों में, क्या नहीं समझ नहीं आ रहा, कैसे ऐसे कौन किताबें बनाता है, प्रॉपर तरीके से किताबें नहीं बना रखी इसने, ऐसे बोरियां की बोरियां पकड़ा के चला गया। तो डिपार्टमेंट आपका सीधा बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा तब आपका। ठीक है, या फिर आपको स्क्रूटनी का नोटिस भेजा था डिपार्टमेंट ने, 143(2) का नोटिस भेज दिया था स्क्रूटनी के लिए, आपको कोई होश नहीं है, तो डिपार्टमेंट आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा। इन 3 केसेस के अंदर क्या करेगा डिपार्टमेंट आपका बैच, या फिर आपने रिटर्न ही नहीं भरी 139 के अंदर रिटर्न ही नहीं भरी, तो डिपार्टमेंट आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा। तो 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि डिपार्टमेंट कब कब बैच जजमेंट असेसमेंट करेगा, कब कब मॉड्यूल में मिल जाएगा, जिसके भी नोट्स रेफर करें उसमें मिल जाएगा, या फिर आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा कि कब कब बैच जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। 4 पॉइंट दे रखे हैं बैच जजमेंट असेसमेंट कब कब हो सकता है, कब रिटर्न नहीं भरी हो 139 के अंदर, 142(1) का नोटिस आया, कंप्लाई नहीं करा, फिर साथ में 142(2) स्पेशल ऑडिट करवाई, उसके बाद पता चल गया कि बैच जजमेंट असेसमेंट ही करवाना ठीक रहेगा, स्क्रूटनी के साथ कंप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है आपका बैच जजमेंट असेसमेंट का नोटिस भेज सकता है आपको। इन दोनों पॉइंट को अलग अलग लिख देना, तो 4 पॉइंट बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, मॉड्यूल में भी अलग होगी है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 144C। ठीक है, DRP बहुत इंपॉर्टेंट है, DRP डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। देखो बेसिकली क्या होता है, DRP इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो वो 132 इंपॉर्टेंट था, उस सर्च वाला जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सर्वे 132 में अपन ने देखा था ना सर्च में कि भाई सर्च हो रही है तो एओ दूसरे ऑफिसर को 60 डेज में भेज देगा, उसके अपन ने क्वेश्चन भी देखे। फिर अपन ने देखा था कि सर्च के बारे में तो देख ही लिया था, सर्वे के केस में कि बिजनेस आर्ट्स में जा सकता है, तो वो एक रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल भी देखा था। सर्वे के केस में ये देखा था, सर्वे के केस में बुक्स इंस्पेक्ट वगैरह कर सकता है, ये हमने सर्वे में देखा था। फिर 143(3) स्क्रूटनी इंपॉर्टेंट है कि नोटिस 143(2) का नोटिस कितने टाइम में जाएगा, 3 महीने के अंदर जाएगा, ये सब। फिर इंपॉर्टेंट है 144 बैच जजमेंट असेसमेंट कब कब हो सकता है, कि 139 की रिटर्न, 139 में रिटर्न टाइम पे नहीं भरी हो आपने, नोटिस मिला 142(1) का कंप्लाई नहीं किया, 142(2) के अंदर स्पेशल ऑडिट से पता चलता है कि इसका बैच जजमेंट असेसमेंट ही करो। ठीक है, 143(2) का नोटिस आया आपके पास स्क्रूटनी का, उसको कंप्लाई नहीं किया, बैच जजमेंट असेसमेंट कर देंगे आपका। 144C ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोलता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, बेसिकली कोई भी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, या जिसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग रहे हैं, या तो कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी हो, या कोई ऐसा पर्सन भले ही वो इंडियन हो लेकिन उसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग रहे हैं, प्रैक्टिकली नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, तो ये फैसिलिटी बहुत मिलती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की, DRP। तो विदेशी लोग हैं, इनके लिए स्पेशल फैसिलिटी निकाली गई। इस क्यों निकाली गई, जिससे इंडिया की इमेज थोड़ी बढ़िया रहे। वैसे इंडिया में आपको पता ही है कि बेचारे कोई कोई तकलीफ हो किसी एसएससी को, चक्कर ही काटता रहता है वो कोर्टों के अपीलों के, पर इन लोगों को थोड़ी सी प्रीमियम फैसिलिटी दी गई DRP की। इसके केस में इन्होंने क्या बोला, एनआर को फॉरेन कंपनी या कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का जिसका केस है, उसको ऐसे बोला जैसे मान के चलो ऑफिसर को गड़बड़ लग रही है, तो ऑफिसर सबसे पहले क्या करेगा, एक आपको ड्राफ्ट ऑर्डर बना के भेजेगा। ऐसे नहीं डायरेक्ट ऑर्डर भेजेगा, कुछ नोटिस भेजेगा, नहीं, ड्राफ्ट ऑर्डर बना के भेजेगा कि सर देखो जो भी एनआर है, फॉरेन कंपनियां जिसके ऊपर भी टीपी के प्रोविजन लग रहे हैं, बड़ा ही आदमी है, तो उसको ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेंगे कि देखो हमारी तरफ से ये ऑर्डर बनना चाहिए, आप देख लो कुछ गड़बड़ है, कुछ बोलना है आपको तो आप बोल सकते हो, पहले हम ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेंगे, ऐसे फाइनल ऑर्डर नहीं भेज रहे हम आपको, ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेंगे। ठीक है,
तो वो ड्राफ्ट ऑर्डर बना के भेजेगा, और ड्राफ्ट ऑर्डर बना के जब भेजेगा ना, तो एसएससी को उसके 30 डेज के अंदर, जब से ड्राफ्ट ऑर्डर बना के भेजा, या तो एसएससी उसको चैलेंज कर देगा। एसएससी किसको चैलेंज करेगा? या तो जिस ऑफिसर ने भेजा उसी को बोल देगा, ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को बोल देगा कि ये ऑर्डर सही नहीं है। या फिर एसएससी चाहे तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को तो नहीं भेजेगा, लेकिन वो चाहे ना तो डायरेक्टली अपील्स के अंदर भी जा सकता है। वो किसके अंदर जा सकता है? सीआईटी अपील्स के अंदर भी जा सकता है। तो देखो दोनों ऑप्शन है उसके पास, जब से उसको ऑर्डर मिला, ठीक है, जब से उसको ऑर्डर मिला तो वो क्या कर सकता है? या तो 30 डेज के अंदर डीआरपी के पास वापस चला जाए कि ये ऑर्डर गलत है आपका, या फिर सीआईटी के पास चला जाए, सीआईटी अपील्स के पास, दोनों में से कुछ भी कर सकता है वो डीआरपी, ठीक है। तो कुल मिला के पहले उसको ड्राफ्ट ऑर्डर मिलेगा, जो भी एनआर फॉरेन कंपनी है जिसके ऊपर भी टीपी के प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो ड्राफ्ट ऑर्डर मिलेगा। जब से ड्राफ्ट ऑर्डर मिला उसको 30 डेज के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो 30 डेज के अंदर उसको वापस से जाना पड़ेगा, और वो बोलेगा कि भाई ये गलत है, ये सही नहीं है ऑर्डर। किसके पास जा सकता है वापस? या तो डीआरपी के पास वापस जा सकता है, या फिर अपील्स में जा सकता है डायरेक्टली। या तो डायरेक्टली आप अपील्स में जा सकते हो कि भाई सेटिस्फाइड नहीं है हम, तो आप सीधा अपील्स में चले जाओ, ठीक है, क्लियर है। सीआईटी अपील्स के पास आप जा सकते हो, क्लियर है। अगर अब एओ क्या बोलते हैं, एसएससी वापस चला गया डीआरपी के पास, तो डीआरपी क्या करेगा? वापस से देखेगा कि भाई कुछ गलत तो नहीं है इसके अंदर, जो एसएससी कह रहा है उसकी बात सुनेगा। अगर उसके हिसाब से कोई इन लाइबिलिटी कम बनती है तो कम वापस से रिवाइज ऑर्डर निकाल देगा कि देखो ये रिवाइज ऑर्डर है, ठीक है, क्लियर है, नहीं है? क्लियर है, ठीक है। जब से उसको ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा ना अपन ने, जब से उसको ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेंगे, सबसे पहले डीआरपी क्या करेगा? ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा उसको। जिस महीने में ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा ना उसको, उसके 9 मंथ्स के अंदर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ठीक है। केस क्या है? आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मैं एसएससी हूं, मैं एनआर हूं, फॉरेन कंपनी टीपी हूं, डीआरपी ने मेरे को ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा कि देखो आपके खिलाफ ये ऑर्डर निकलना चाहिए, क्या आप इसे सेटिस्फाइड हो? मैं नहीं हूं। जब से मेरे को ऑर्डर मिला उसके 30 डेज के अंदर या तो मैं वापस से डीआरपी के पास जाऊंगा कि ये गलत है, या फिर मैं डायरेक्टली सीआईटी अपील्स में भी जा सकता हूँ। सीआईटी अपील्स डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है सीआईटी अपील्स, तो अलग से विंग होती है कुल मिला के इनकी अपील्स की। तो मैं इनके पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि देखो भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं, ठीक है। बस यही था 144C। अभी आप इसके क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मिस्टर महेश रिसीव द ड्राफ्ट ऑर्डर फ्रॉम द एओ एज पर सेक्शन 144C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ड्यू टू वेरिएशंस डिटरमाइंड बाय टीपीओ। टीपीओ ने कहा कि भाई आपके ये गलत है, तो उसने मेरे को ड्राफ्ट ऑर्डर भेज दिया। बट मिस्टर महेश डिड नॉट प्रेफर टू फाइल द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द ड्राफ्ट ऑर्डर बिफोर द डीआरपी। मिस्टर महेश बोल रहा है कि मैं डीआरपी के पास नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएगा वो? ही प्रेफर्ड टू फाइल अपील बिफोर सीआईटी अपील्स। वो सीआईटी के पास जाना चाहता है। क्या वो जा सकता है? हाँ जा सकता है। या तो डीआरपी के पास चला जाएगा या अपील्स के पास चला जाएगा, कहीं पे भी जा सकता है। पर कितने दिन में जाएगा? 30 डेज के अंदर जाएगा वो। इफ ही फील्स टू डू, एओ विल, देखो या तो 30 डेज में वो चला जाए। अगर 30 डेज में नहीं गया, मेरे को ड्राफ्ट ऑर्डर मिला, 30 डेज में मैंने कुछ नहीं किया, तो अब डिपार्टमेंट वाले क्या बोलेंगे? देखो हमने तो आपको 30 दिन का टाइम दिया था, आप कुछ किए ही नहीं, तो आपका फाइनल ऑर्डर पास कर देंगे फिर, ठीक है, फाइनल ऑर्डर पास कर देंगे। पर चॉइस होती है आपके पास 30 डेज में, या तो आप डीआरपी के पास चले जाओ, नहीं तो आप सीआईटी अपील्स के पास चले जाओ। तो मिस्टर महेश के जो कंटेंशन है वो सही है कि भाई मैं डीआरपी के पास नहीं जाना चाहता, मैं कमिश्नर अपील्स, सीआईटी अपील्स के पास जाना जाता हूं, तो जा सकता है वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और, जैसे मान के चलो आपको सपोज करो 143 स्क्रूटनी का केस है। स्क्रूटनी का नोटिस आना कब तक चाहिए? 3 महीने के अंदर आना चाहिए। कब से 3 महीने? जिस साल आपने रिटर्न भरी ना, जब वो साल खत्म होता है, जैसे 24-25 की रिटर्न आप 25-26 में भरोगे, तो 25-26 जब खत्म होता है उसके 3 महीने के अंदर आपको स्क्रूटनी का 143(2) का नोटिस भेज देना चाहिए। अभी मान के चलो कि राहुल के पास स्क्रूटनी का नोटिस आया, पर वो विद इन द पीरियड नहीं आया, टाइम 3 महीने के अंदर नहीं आया, 3 महीने के थोड़ा सा बाद में आया, पर राहुल ने उनको कंप्लाई कर दिया, राहुल ने वही उनको कोऑपरेट किया और डिपार्टमेंट ने भी असेसमेंट कर दिया। बाद में राहुल कह रहा है अरे नोटिस तो टाइम लिमिट में आया ही नहीं था, अब असेसमेंट कैसे कर दिया? तब एक बार नोटिस आ गया, राहुल ने कोऑपरेट करा, असेसमेंट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब रो अब बैठ के, पहले देखना चाहिए था ना ये बात। तो अभी देखो, तो सेक्शन 292 भी यही बोलता है। क्या बोलता है 292 देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, एमटीपी 1 मई 24, अभी वाली एमटीपी में आपके, और नवंबर 22 की आरटीपी में भी है। द असेसमेंट ऑफ मिस्टर शर्मा वाज कंप्लीटेड अंडर 143(3). 143(3) के अंदर स्क्रूटनी का आपका असेसमेंट कर दिया।
और आपकी इनकम बढ़ा दी 8.5 लाख रुपए से। अभी मिस्टर शर्मा क्या बोल रहे हैं कि भाई जो ऑर्डर आया था ना 143(2) का, वो तो अब देखो दो बातें हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बात तो ये हो गई कि आपके पास नोटिस टाइम लिमिट के अंदर नहीं आया, 3 महीने के बाद आया, आपने उनको कॉपरेट किया और आपका असेसमेंट हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, अब जो हो गया वो हो गया। पर मान के चलो नोटिस ही नहीं आया, नोटिस ही नहीं आया, 3 महीने में नोटिस आ जाना चाहिए, नोटिस ही नहीं आया, और बिना नोटिस के ही उन्होंने आपका असेसमेंट कर दिया, और आप अब बिना नोटिस के ही, नोटिस ही नहीं दिया, बिना नोटिस के ही आपकी सारी कैलकुलेशन बिठा दी, आपकी इनकम बढ़ा दी, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, देखो 292BB क्या बोलता है, 292BB ये बोलता है कि अगर आपकी इनकम डिपार्टमेंट ने बढ़ा दी पर नोटिस टाइम लिमिट के अंदर नहीं दिया था, दिया तो था नोटिस बट टाइम पे नहीं दिया, और आपने कॉपरेट करा और असेसमेंट हो गया, अब हो गया तो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपको शुरू में ध्यान में रखना चाहिए था कि भाई मेरे केस में तो नोटिस ही टाइम लिमिट के अंदर नहीं है, नोटिस ही टाइम बार्ड है, मैं कॉपरेट ही नहीं करूं, ठीक है। पर अब आपने कर लिया, अब कांड हो गया तो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। पर नोटिस ही नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नोटिस ही नहीं दिया, और फिर डिपार्टमेंट एकदम चौड़ में, ये कम थोड़ी होते हैं डिपार्टमेंट वाले, ये एकदम एसएससी को परेशान कर करके एकदम शेयर हो जाते हैं, ये बोल रहे थे क्या नोटिस, छोड़ो, बिना नोटिस की असेसमेंट सीधा। तो उस केस में डिपार्टमेंट कह रहा है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उस केस के अंदर वो भले ही असेसमेंट भी खत्म हो गया हो तो भी वो इनवैलिड असेसमेंट माना जाएगा, क्योंकि नोटिस ही नहीं मिला। अब इस वाले केस में क्या हुआ, मिस्टर शर्मा कह रहे हैं कि मेरा असेसमेंट हो गया लेकिन मेरे पास तो नोटिस ही नहीं आया। वो बोल रहा है कि भले ही मैंने असेसमेंट में पार्टिसिपेट किया, असेसमेंट हो रहा था मेरा, तो डिपार्टमेंट मेरे से पूछताछ कर रहा था, मैं पार्टिसिपेट किया, अब असेसमेंट भी हो गया, पर बाद में उसको ध्यान आया कि नोटिस ही नहीं आया मेरे पास, तो क्या वो बच सकता है कि हाँ बच सकता है। लेकिन अगर नोटिस टाइम लिमिट के अंदर नहीं आया हुआ होता और वो पार्टिसिपेट करता और असेसमेंट हो जाता, तब कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई नोटिस तो देना ही पड़ेगा, अगर नोटिस उसको नहीं मिला, टाइम पे नहीं मिला है, मिला ही नहीं, और वो अगर पार्टिसिपेट भी कर रहा है तो भी माना जाएगा कि भाई वो गलती है। तो इस केस में मिस्टर शर्मा जो कह रहे हैं ना कि भाई उनको जो इन द प्रेजेंट केस द असेसमेंट ऑफ मिस्टर शर्मा वाज कंप्लीटेड विदाउट इशूइंग नोटिस, द असेसमेंट इज बैड इन लॉ, ये माना जाएगा गलत है, और नॉट अ क्यूरेबल डिफेक्ट। ऐसा नहीं है कि 292BB के अंदर अब उनको डिपार्टमेंट 292BB का बेनिफिट ले लेगा। 292BB का बेनिफिट मतलब कि देखो एसएससी ने कोऑपरेट तो किया ही ना, अब तो हो गया जो हो गया, अब इसमें नहीं हो गया जो हो गया, जो हो गया नोटिस ही नहीं दिया तुमने, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये। Therefore, the contention of Mr. Sharma is valid, शर्मा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, and the contention of AO is invalid, और रेफरेंस दे रखा है CIT वर्सेस लक्ष्मण दास खंडेलवाल का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का 2019 का केस है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साहब। तो अपन ने डीआरपी देखा, डीआरपी देख लिया, वही 30 डेज के अंदर वापस जिसको भी नोट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास जाओ या CIT अपील्स के पास जाना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। अब आता है लास्ट 147। 147 क्या बोलता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या फिर री असेसमेंट या री ओपनिंग ऑफ केस। कोई पास्ट की कोई इनकम है जो अब समझ में आ रहा है कि आपने भाई पहले रिटर्न टाइम पे नहीं, मतलब पहले आपने इनकम ही नहीं दिखाई, आपने पास्ट की कोई इनकम जो पहले अनडिस्क्लोज रह गई, स्क्रूटनी में भी नहीं आई, और अब आपकी इनकम मान के चलो स्क्रूटनी में भी आई, तो भी क्या हो सकता है, तो भी वापस से आपका केस खुल सकता है। स्क्रूटनी आ चुकी फिर भी आपका केस वापस से खुल सकता है, ठीक है। नहीं आई तो खुलेगा ही, आए भी गई तो भी वापस से खोल सकते हैं। तो अगर आपकी कोई पास्ट की कोई गलती अभी समझ में आती है, पुरानी कोई करी हुई गलती अब आज बाहर निकल के आती है, तो पुरानी गलतियों का परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भाई साहब ऐसा होगा कि आपको नोटिस मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कितनी पुरानी गलती टॉलरेट की जा सकती है। तो इन्होंने बोला कि देखो वैसे तो 3 साल तक की गलती टॉलरेट, पास्ट 3 साल में अगर आपने कोई गलती करी है तो उसका केस वापस से खुल सकता है, लेकिन अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी इनकम बढ़ रही है, 5-10 सालों की गलती आपकी खुल सकती है। तो फिर उस केस में 5-10 सालों की गलती खुल सकती है। 3 साल कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई गलती आपने की थी प्रीवियस ईयर 20-21 के अंदर,
असेसमेंट ईयर कब खत्म होता है? 21-22। 21-22 मतलब 31 मार्च 2022 से 3 साल तक के अंदर डिपार्टमेंट भेज सकता है। और अगर वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का मैटर है, 50 लाख और मोर, तो फिर 10 साल। कब 10 साल कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? आपको नोटिस भेज सकता है। और इसका 147 का नोटिस आता है 148 के अंदर, सबसे खतरनाक नोटिस होता है साहब ये, ठीक है। 148 के अंदर क्या आता है? इसका नोटिस आता है। क्लियर है नहीं है? ठीक है। अभी ऑफिसर क्या बोलेगा कि भाई आप अपनी रिटर्न फिर से भरो, वापस से आपने जो पुरानी रिटर्न भरी थी वो गलत थी, नोटिस भेजेगा। नोटिस के बाद बोलेगा जब से नोटिस भेजा उसके 3 महीने के अंदर फिर से आप अपनी रिटर्न भरो। ठीक है जी, क्लियर है, सॉर्टेड है। 147 148 का नोटिस मतलब 147 के अंदर अगर आपको आपकी इनकम बढ़ानी है डिपार्टमेंट को, तो वो 148 के अंदर नोटिस भेजेगा। ठीक है, तो कब कब भेज सकता है भाई? या तो डिपार्टमेंट को कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, इनकी कुछ स्पेशल, आजकल तो एआई का भी यूज करते हैं, ये इधर उधर से ले लेते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, या फिर ऑडिट के अंदर आपके ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, वहां से आपको पकड़ सकते हैं। ठीक है, कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इनका एक बार केस फिर से देखो, और वापस केस देखा तो उसमें पकड़ाई में आया आप। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब कब 147 का नोटिस कब कब आ सकता है, एक बार रीड कर चले जाना। ठीक है, पर ये टाइम लिमिट ध्यान में रखना आप, भाई 3 साल और 10 साल वाली टाइम लिमिट ध्यान में रखना। ठीक है, 3 साल और 10 साल। 10 साल का केस कब होगा? जब भाई आपकी इनकम 50 लाख रुपीज और मोर की बढ़ जाए तो 10 साल, अदरवाइज 3 साल का टाइम लिमिट है। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो, पर एक चीज ध्यान में रखना, इस केस में जो 148 का जो नोटिस आएगा ना, तो एओ किससे अप्रूवल लेगा? परमिशन लेगा। तो अपन ने अभी तक देखो क्या क्या देखा। अगर सर्वे का केस था तो सीसीआईटी से परमिशन ली थी सर्वे के केस में, तो सर्च का केस था तो सीआईटी से परमिशन ली थी। अभी 148 का नोटिस देना है, तो 148 के नोटिस में इन्होंने क्या बोला कि अगर 3 साल वाला नोटिस है, 3 साल वाला, तब तो सीआईटी से परमिशन लेंगे, और 10 साल वाला नोटिस है तो सीसीआईटी या उससे ऊपर के रैंक से परमिशन लेंगे। ऊपर वाले से ले सकते हैं, मतलब सीआईटी से। अभी 3 साल वाला केस है और आप सीसीआईटी से ले रहे हो, कोई बात नहीं, ले लो, सीनियर से तो ले ही सकते हैं ना। तो अपन ने बोला सर्च का केस हो या 147 का केस हो, सीआईटी से ले लेंगे। 3 साल वाला, 3 साल से ऊपर हो, सर्वे का केस हो सीसीआईटी, 10 साल वाला केस हो सीसीआईटी, उस ऑफिसर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अभी देखो आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है, 3 से पहले करते हैं 2। आरटीपी May 23 का क्वेश्चन है। द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर अर्जुन वाज सर्च्ड ऑन 17th of April 2023, 132 के अंदर सर्च पड़ी, और सर्च के अंदर पता चला कि प्रीवियस ईयर 17-18 में 23 लाख रुपए के शेयर परचेज करे थे, जिसके बारे में पता है नहीं। ठीक है, और 25 लाख के शेयर परचेज करे थे 18-19 में। दोनों का मिला के टोटल कितना हुआ? 48 लाख हुआ। 50 लाख रुपए से कम है। 50 लाख टोटल होना चाहिए, जरूरी नहीं 50 लाख एक ही साल का हो, सारे ईयर्स का मिला के 50 लाख तक है। अगर इनकम छुपाई है 50 लाख रुपए तक, तो 3 साल के अंदर नोटिस जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अभी सवाल यह है कि भाई सर्च में पता चला ऐसा ऐसा हुआ रेड में, तो क्या एओ 148 का नोटिस दे सकता है क्या? तो देखो भाई, वन तो इसका इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 18-19, इसका हो गया 19-20। तो अभी नोटिस कब तक दे सकते हैं? 19-20 के केस में तो 2023 तक दे सकते हैं। तो भाई ये तो गया टाइम लिमिट मेरे ख्याल से। पहले वाले केस में क्या देंगे? देखो, गया टाइम लिमिट, क्योंकि सर्च ही जब कब हुई? सर्च ही हुई आपकी 17 अप्रैल 2023 को। तो देखो 23, अभी 23 लाख तक का नोटिस तो दे सकते थे अपन, 18-19 में 3 साल जोड़ दो, असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 18-19, तो 2022 तक दे सकते थे, 31 मार्च 2022। और इस वाले केस में 31 मार्च 2023 तक दे सकते थे। अब आपके यहाँ सर्च ही पड़ी 17 अप्रैल को, अब तो गया, तो कैसे दोगे? नहीं दे सकते। ठीक है, आगे देखो, इस केस में क्या हो गया भाई? 48 लाख रुपीज का अमाउंट हुआ, लोअर देन 50 लाख रुपीज है, तो नोटिस 3 साल से नहीं जा सकता। असेसमेंट ईयर 18-19 और असेसमेंट ईयर 19-20, तो यहाँ पे 3 साल कब खत्म होते हैं? 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को खत्म होते हैं। तो अभी तो खत्म, गया टाइम लिमिट। अभी क्या बोल रहा है कि अगर आपका आंसर बदलेगा क्या? अगर 30 लाख रुपए अमाउंट हो इंस्टेड ऑफ 23 लाख रुपए, ये 23 की जगह 30 हो, तो भाई 55 लाख रुपीज हो गए, टोटल मिला के 55 लाख रुपीज हो गए, 50 से ज्यादा हो गया। तो अब 10 साल की टाइम लिमिट हो गई, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी। ठीक है, तो अब दे देगा, अब तो दे ही सकता है, अब आ सकता है नोटिस।
ठीक है। What would be your answer if consequent to the search the AO has in his possession document revealing information pertaining to expenditure of 52 lakh rupees incurred for the marriage of his daughter instead of information pertaining to share। ये कह रहा है कि देखो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे अभी तो कह रहा था कि शेयर्स मिले, पता चला कि इसने 23 लाख या 25 लाख के शेयर्स लिए, पर वो कह रहा है कि शेयर्स की जगह ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि उसने अपनी बेटी की शादी में खर्चा किया, इतने का बेटी की शादी में खर्चा किया। तो भाई खर्चा किया तो कभी कमाया भी होगा, अब उसकी डिटेल्स बताता आया, तो अब उसकी डिटेल्स ही नहीं है कब कमाया उसने, तो भी 148 का नोटिस तो आ ही सकता है ना, क्योंकि इनकम तो छुपाई ना उसने। इफ द एओ हैज इन हिज पोजीशन डॉक्यूमेंट रिवीलिंग दैट द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एक्सपेंडिचर ऑफ 52 लाख रुपीस इनकर्ड, 10 साल के अंदर नोटिस जा सकता है क्योंकि 50 लाख से ऊपर है, 50 लाख और मोर, then the income escaping assessment represented in form of expenditure in relation to event occasion would be 52 lakh rupees, therefore he can issue notice under 148। ठीक है, since an extended time period of 10 years from the relevant assessment year would be available, 10 साल मिल जाएंगे क्योंकि 50 लाख वाला केस है। सिंपल से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इसमें 3 साल और 10 साल की टाइम लिमिट ध्यान में रखनी है बस, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर यही है कि 143(2) का नोटिस सर्व हुआ, नोटिस टाइम लिमिट में सर्व नहीं हुआ होगा, फिर भी एसएससी ने कोऑपरेट कर लिया। अब कोऑपरेट कर लिया तो मराओ, मतलब अब कोऑपरेट कर लिया तो क्या करें, अब कोई बात नहीं है। तो 292BB अब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अगर एसएससी ने एक बार कोऑपरेट कर लिया तो अब खत्म हो गया मैटर। या तो शुरू में चैलेंज कर दे एसएससी कि भाई नोटिस ही टाइम बार्ड है, शुरू में बोल दे या तो, पर एक बार अगर असेसमेंट हो गया फिर बाद में रो रहा है तो कुछ नहीं हो सकता, फिर बाद में कुछ। अगर नोटिस ही नहीं मिला तो फिर बात अलग है, तो बच सकता है वो। ठीक है, तो ये सब दे रखा था। लास्ट में 153 सेक्शन के अंदर टाइम लिमिट बता रखी है कि आपको असेसमेंट कितने टाइम में खत्म करना है। तो इन्होंने बोला देखो, अगर 143(3) का केस है, 143(3) मतलब स्क्रूटनी का केस है, 144 बैच जजमेंट असेसमेंट है, तो कब तक खत्म करना है? 12 months फ्रॉम रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। भाई स्क्रूटनी के केस में या बैच जजमेंट असेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई फाइनेंशियल ईयर है 21-22, तो उसका बैच जजमेंट असेसमेंट कब तक हो सकता है? इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 22-23 से 12 महीने और बस। ऐसे स्क्रूटनी का केस था, 3 महीने के अंदर नोटिस आएगा और 12 महीने के अंदर असेसमेंट खत्म करो। लेकिन 147 के अंदर असेसमेंट कब तक खत्म हो सकता है? अब आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि 12 months फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। भाई वो तो 5 साल पुराना केस भी तो हो सकता है, 10 साल पुराना केस भी हो सकता है, 8 साल पुराना केस भी हो सकता है, 3 साल पुराना केस भी हो सकता है। तो उस केस में इन्होंने बोला कि जिस असेसमेंट ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर में 148 का नोटिस आया, फॉर एग्जांपल कि प्रीवियस ईयर 18-19 का कोई केस था जिसका नोटिस आया करंट ईयर 24-25 में, 50 लाख से ऊपर का केस था तो नोटिस आ गया। तो जब से नोटिस आया करंट ईयर में, फॉर एग्जांपल जुलाई 2025 में नोटिस आया, 24 में, जुलाई 2024 में नोटिस आया, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 24-25। जब से फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 12 महीने के अंदर आपको खत्म करना पड़ेगा। तो 12 मंथ्स की टाइम लिमिट है, लेकिन 148 में तो ऑटोमेटिक, 147 के अंदर तो ऑटोमेटिकली जब नोटिस आया उस ईयर के एंड से 12 महीने, बाकी केसेस में वो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर हुआ वहां से 12 महीने। ठीक है, इतना ध्यान में रख के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी फेसलेस असेसमेंट वगैरह कुछ काम के नहीं है। अपन ने सारे के सारे क्वेश्चंस भी देख लिए। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को देख के चले जाओ, जो मैंने बताया आपको वो पढ़ के चले जाओ, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बाकी आप ये पेन वैन की रिक्वायरमेंट कब कब है ऐसे पूछने तो नहीं चाहिए, ऐसे सवाल एक बार रीड भी करके चले जाओगे तो भी हो जाएगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो सॉर्टेड है। 148A कुछ खास काम का नहीं है। ठीक है, डन। आई होप फ्रूटफुल रहा होगा सेशन, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर मारना और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस इतना ही असेसमेंट प्रोसीजर आप करके चले जाओ, जितना मैंने आपको बताया डिटेल में बता दिया। मैं तो और भी सोच के कम का आया था, लेकिन ज़्यादा ही बता दिया आपको। ठीक है, अगले अटेम्प्ट से तो पूरे प्रॉपर रिविजन लेंगे, लेकिन अभी टाइम कम है तो मेरे को लगता है यही रिविजन बेस्ट रहेंगे। ज़्यादा लंबे टाइम में आप भी परेशान हो जाओगे, इसको करके चले जाओ, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाहर कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, आई एश्योर यू, जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला चैप्टर जो लेना हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आप टेलीग्राम, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैंने देखा कि बच्चे यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करते हैं, वो भी नहीं करते। मोस्टली मेरे व्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर बहुत कम, पर टेलीग्राम तो वो भी ज्वाइन नहीं करते। किया करो, मैं को डालता रहता हूँ, अपडेट मिलती रहेगी आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।